फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नवीन अवधारणा संप्रभुता की अवधारणा के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजनीति विज्ञान में शक्ति, सत्ता, संप्रभुता, वैधता ये ऐसी अवधारणाएं हैं जो शाब्दिक दृष्टि से भी पूर्णतः भिन्न हैं, अर्थ और संदर्भ की दृष्टि से भी पूर्णतः भिन्न है। राज्य के साथ इनका सहज संबंध और व्यवहारिक संबंध दोनों ही राजनीति विज्ञान में एक मौलिक प्रश्नों को प्रारंभ करता है। वस्तुतः सॉवरेंटी जो शब्द है, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन संप्रभुता किया जाता है, उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो कॉन्सेप्ट है जो सॉवरेंटी है, और एक इंडिविजुअल है या पावर है जिसे हम सॉवरेन के नाम से जानते हैं। संप्रभु में क्या निहित है? संप्रभुता निहित है। संप्रभु का मतलब जिसके पास ऐसी शक्ति है जो न विभाजित की जा सकती है, न वर्गीकृत की जा सकती है, वही एकमात्र उस शक्ति का धारक है। प्रयोगकर्ता नहीं, धारक है और उसका आदेश ही कानून है, और उसके आदेश की पालन करना लोग एक जिसको कहते हैं कि स्वाभाविक रूप से संप्रभुता के आदेश के पालन करने को स्वीकारते हैं। वस्तुतः जो शब्द है संप्रभुता, ये सबसे पहले 15वीं सेंचुरी में जो फ्रेंच न्यायविद थे, फ्रेंच जूरिस्ट थे, उनके द्वारा किया गया था। और बाद में इसे हमने इंग्लिश, इटालियन और जर्मन पॉलिटिकल लिटरेचर में विभिन्न संदर्भों में इसका अध्ययन किया। वस्तुतः राज्य की वह सुप्रीम विल, संप्रभु इच्छा, सर्वोच्च इच्छा या सुप्रीम बाध्यकारी शक्ति या सुप्रीम लॉ के रूप में संप्रभुता की अवधारणा को स्पष्ट किया जाता है। ये जो शब्द है, जो टर्म है सॉवरेंटी, SOVEREIGNTY, ये पॉलिटिकल साइंस में बॉदिन द्वारा 1576 में अपने पुस्तक द रिपब्लिक में प्रयोग किए गए इस शब्द का प्रयोग। लेटर ऑन जब इसका डेवलपमेंट हुआ तो इसका संबंध ऐसे फ्यूडल सिस्टम से किया जाने लगा, एक ऐसी सामंती व्यवस्था से किया जाने लगा जिसमें स्पष्ट रूप से एक अथॉरिटी, एक सत्ता विद्यमान होती है, और उस सत्ता के अधीन में कुछ ऐसे उस सत्ता के दिए गए आदेशों का पालन करने के लिए दूसरा पक्ष प्रजा होती है, लोग होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं जो सत्ता के अधीन होते हैं। तो जब वो सत्ता के अधीन होते हैं तो ये उस तरीके की सामंती व्यवस्था को स्पष्ट करते हैं जिसमें आज्ञा का पालन किया जाना अपरिहार्य होता है या निहित होता है। संप्रभुता के मूलतः दो भागों को हम अलग तरीके से स्पष्ट कर सकते हैं। शाब्दिक दृष्टि से संप्रभुता एक अवधारणा है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से संप्रभुता को आंतरिक संप्रभुता और बाहरी संप्रभुता दो रूपों में हम देखते हैं, इंटरनल सॉवरेंटी एंड एक्सटर्नल सॉवरेंटी। जो इंटरनल सॉवरेंटी होती है वो किसी भी संप्रभुता धारक या संप्रभु के अंतर्गत आने वाले, उसकी सीमाओं में आने वाले ऐसे क्षेत्र के अंतर्गत आती है जिसमें उस क्षेत्र के अंतर्गत आदेश देने की जो विधिक सत्ता होती है और उस जो आदेश दिया जाता है उसको पालन करवाने की जो क्षमता होती है वो उस आंतरिक क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले लोगों के ऊपर लागू होती है। इसके अंतर्गत ये जो राज्य होता है ये अपनी आंतरिक संप्रभुता का प्रयोग करते हुए जो उसके इंटरनल पार्ट होता है, इंटरनल जो उसके सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको कंट्रोल करता है और उनके लिए विधि बनाता और आदेश प्रसारित कर सकता है। लेकिन इसके विपरीत जो एक्सटर्नल सॉवरेंटी होती है, बाहरी संप्रभुता होती है, ये राज्य ऐसी अवस्था में बाहरी नियंत्रण से पूर्णतः स्वतंत्र होता है। उसके ऊपर किसी अन्य राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होता, कोई आदेश नहीं होता, और सबसे महत्वपूर्ण बात उसे ये लिबर्टी होती है कि वो अपने वैदेशिक संबंधों का, वैदेशिक व्यापार का, वैदेशिक संगठनों के साथ अपनी पारस्परिकता का, अपनी मैत्री का निर्धारण कर सके। तो जब हम एक्सटर्नल अफेयर्स में लिबर्टी को एक्सरसाइज करते हैं, बाहरी संबंधों में स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं, तो उसको किस रूप में स्पष्ट किया जाता है? बाहरी संप्रभुता के रूप में स्पष्ट किया जाता है। मैं यह एक बहुत छोटे से उदाहरण के द्वारा बात को कई बार समझाने की कोशिश करती हूँ।
जैसे 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत स्वतंत्र हुआ, तो जब यूनियन जैक उतारकर तिरंगा लगाया गया, तो यूनियन जैक लगे होने तक हम क्या थे, आंतरिक रूप से संप्रभु हो चुके थे। लेकिन जब तक हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा नहीं लहराया गया, तब तक हमारी जो प्रतीक था वो हमारी बाहरी संप्रभुता को स्पष्ट नहीं करता था। लेकिन ठीक 15 अगस्त 12 बजे के बाद से जब वो जो प्रतीक चिन्ह था उसे परिवर्तित किया, तब हम पूर्ण रूप से अपनी संप्रभुता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। हम स्वयं संप्रभु थे और आंतरिक और बाहरी रूप से हम स्पष्ट रूप से अपनी संप्रभुता को का प्रयोग कर सकते थे। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है, वो ये बेसिक डिफरेंस यही होता है कि हम वैदेशिक संबंधों और वैदेशिक निर्धारण से परे होते हैं, ऊपर आ जाते हैं और स्वयं के देश के लिए, स्वयं के राष्ट्र के लिए ऐसी संप्रभुता का प्रयोग कानून को बनाने में और उनका पालन करवाने में किया जाता है। संप्रभुता के सिद्धांत को बहुत अलग विस्तार से भी हम स्पष्ट कर सकते हैं। इसके अंतर्गत संप्रभुता की मूलतः दो अवधारणाएं देखी जाती हैं। एक तो मोनिस्टिक थियरी ऑफ संप्रभुता और दूसरी प्लूरलिस्टिक थियरी ऑफ संप्रभुता, सॉवरेनिटी। संप्रभुता की एकल अवधारणा और संप्रभुता की बहुलवादी अवधारणा। संप्रभुता की मूल अवधारणा के विषय में अलग अलग विचारकों के अलग अलग मत हैं। मैं अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके साथ में इसको कवर करती हूँ।